नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी उपन्यास। जो महत्वपूर्ण उपन्यास थे वो सभी मैंने आपको करा दिए हैं। अब मैं आपको जो हमारे सिलेबस नेट जेआरएफ में लगे हुए उपन्यास हैं उनका मैं आपको थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट उनके विषय वस्तु, उनके पात्र और उनका प्रकाशन वर्ष, ये सभी मैं आपको आज कराने वाली हूँ। ठीक है, देखिए, देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरी दत्त जी का उपन्यासकार है। पंडित गौरी दत्त जी इसके उपन्यासकार हैं। ठीक है, और ये जो डॉक्टर गोपाल राय हैं, इन्होंने देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास माना है। ठीक है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1970 है। ठीक है, देवरानी जेठानी की कहानी, जैसे कि हमको नाम से ही विदित है, ये एक घर परिवार की कहानी है जिसके प्रमुख पात्र हैं लाला सर्व सुखलाल, मेरठ के अग्रवाल बनिया हैं। ये इनके दो पुत्र हैं, दौलत राम और छोटे। दो पुत्रियां हैं, पार्वती और सुखदेवी। ठीक है, लाला सर्व सुखलाल मेरठ के बनिया हैं, अग्रवाल परिवार। दो पुत्र हैं, दौलत राम और छोटे लाल। दो पुत्रियां हैं, पार्वती और सुखदेवी। ठीक है जी, चलिए अब इनकी दौलत राम की शादी होती है किससे? ज्ञानू से। तो यानी कि सर्व सुखलाल के बेटे की बहू दौलत राम की पत्नी का क्या नाम है? ज्ञानू। और सर्व सुखलाल के छोटे बेटे की बहू है जो देवरानी के नाम से ही इसमें प्रख्यात की गई है। ठीक है, और इनके पोते हैं मोहन और नन्हे। देखिए, दौलत राम का विवाह जो होता है वो ज्ञानू से होता है, जो एक साधारण परिवार की कन्या है। ठीक है, वह पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन झगड़ालू स्वभाव की थी। घर के मोटे छोटे काम जानती थी, जैसे कि चक्की पीसना, बर्तन साफ करना, अनाज साफ करना, उपले बनाना, झाड़ू लगाना, ये सभी, घर लीपना, ये सभी काम वो जानती थी। लेकिन जो बारीक काम थे उनको वो कम ही जानती थी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, वो घर की बड़ी थी तो उसका इसलिए जेठानी, वो हो गई इस उपन्यास की जेठानी। घर के बड़ी थी, सबको बहलाने फुसलाने का काम किया करती थी, इधर से उधर लगाना, उधर से इधर लगाना। अपनी सास को भड़काती रहती थी अपने देवर के खिलाफ। अभी तो शादी नहीं हुई थी ना देवर की, पहले तो, बाद में होती है फिर थोड़े दिन बाद। ठीक है, और अपने पति को भड़काती रहती थी, लालची स्वभाव की थी, पैसे की सोचती थी जो भी इस घर में है सब मेरा हो जाए, जो भी मेरे ससुर का है सब मेरा हो जाए। ठीक है, उसके देवर की शादी होती है छोटे की, और छोटे की जो बहू आती है यानी कि उसकी तो देवरानी बनती है, वो बहुत ही समझदार होती है। ठीक है, बहुत समझदार होती है, तहसीलदार की बेटी है ये, और बहुत ही संस्कारी, पढ़ी लिखी और शीतल स्वभाव, और जो गृहस्थी के छोटे छोटे बारीक काम होते हैं उनको अच्छी तरह से ये जानती है। जैसे कि खाना बनाने में बहुत कुशल थी, कढ़ाई बुनाई सिलाई। ठीक है, इन सब को वो जानती है और इन सब कामों को अपनी नंदों को भी सिखाती है वो। ठीक है, चलिए, और जो उसके काम की खासियत थी ना कि वो सब काम जानती थी, तो इन्हीं कामों की वजह से उसकी जेठानी जो होती है वो उससे लड़ने झगड़ने लग जाती है। जेठानी देवरानी से लड़ने झगड़ने लग जाती है, लेकिन फिर भी वो इतनी शांत स्वभाव की थी कि वो बहुत टाइम तक सोचती है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जब बिल्कुल सर से पानी उतर जाता है तभी थोड़ा सा वो बोलना शुरू करती है। देवरानी का जो घर है, उसको इतना कमरा है, उसको इतने सुंदर से वो सजा के रखती है। और एक जेठानी का कमरा है, कोई सामान कहीं, कोई सामान कहीं, सामान नहीं होती है। तो जो भी पास पड़ोस की औरतें आती हैं वो सब देखती हैं कि देवरानी कितने अच्छे से घर से रखती है। कोई जाता है उसके घर पे तो उसको पटला देती है, उसके लिए चाय बनाती है, उसकी पैर दबाती है, आओ भगत पूरा करती है। और जेठानी जो होती है वो अपना नाक मुँह सुकोड़ती है, जो भी कोई सास की उम्र की कोई उसके घर पे अगर आ जाती है, या कोई पड़ोस की कोई भी आ जाती है, और अपनी नंदों से भी परेशान रहती है। और देवरानी जो होती है वो अपनी बहन ही समझती है, बहुत अच्छे से रहती है सबके साथ। ठीक है, अब देवरानी की बड़ाई होने लगती है और जेठानी की बुराई होने लगती है, तो आपस में कलह होना शुरू हो जाता है, अलग भी हो जाते हैं। और थोड़े दिन बाद देखते हैं कि छोटी बहू को बेटा हो जाता है, वो बेटे से भी
जलने लग जाती है, बड़ी बड़ी समस्या पूरी इसमें अपने घर परिवार की समस्याएं हमें दिखाई गई हैं। इसमें बाल विवाह भी दिखाया गया है, विधवा विवाह को भी चित्रित किया गया है। ठीक है, लेखक ने इसमें समकालीन नारी की सामाजिक पारिवारिक स्थिति की चिंता का जिक्र भी किया है। बाल विवाह, बंटवारा, स्त्री शिक्षा, बहुओं की समस्याएं और विवाह में गैर जरूरी खर्च का उपन्यास में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, बस इतनी सी स्टोरी आपके लिए बहुत है। इसमें से ही कोई क्वेश्चन उठाएंगे तो पात्र का उठाएंगे, इसके पात्र कौन कौन से हैं, और ये भी उठा सकते हैं छोटा सा कि विषय, इसका विषय मेन यही है कि घर की औरतों की रोज की जो समस्याएं होती हैं। ठीक है, और जेठानी लालची स्वभाव की थी और छोटी बहू बहुत शीतल शांत स्वभाव की थी, पैसे के पीछे भागने वाली भी नहीं थी। ठीक है, और जो इसका मुख्य विषय है, नारी शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में अहम भूमिका निभा सकती है। यानी कि जब नारी अगर पढ़ी लिखी है तो वह अपने घर को, परिवार को बाहर से बहुत अच्छे से संभाल सकती है। इसकी जो मोरल है वो ये भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए बस इतना ही बहुत है। एग्ज़ाम के फोकस रखेंगे हम, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क, इतना बहुत। चलिए आगे चलते हैं। अगला है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जैसे कि आपको पता है किसका है, लाला श्रीनिवास दास का। ठीक है, 1882 प्रकाशन वर्ष। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। ठीक है, चलिए लाला पात्र, लाला ब्रजकिशोर, मुंशी चुन्नीलाल, मिस्टर ब्राइट, मास्टर शंभुदयाल। ठीक है, लाला ब्रजकिशोर ही एकमात्र लाला मदन मोहन के सच्चे हितैषी साथी हैं। ठीक है, ये आपको समझना है। ठीक है, जो परीक्षा गुरु उपन्यास है ये दिल्ली के बिगड़े रईस मदन मोहन के विनिपात और उद्धार की एक कथा है। ठीक है, ठीक है, ये उपन्यास दिल्ली में रहने वाले इसी कारोबारी और साहूकार लाला मदन मोहन पर केंद्रित है, जो कि एक संपन्न व्यक्ति हैं और पश्चिमी सभ्यता के बेहद मोहित है। जो पश्चिमी सभ्यता है उससे ये बेहद मोहित है। यानी कि उन्हीं को अपने, उनके एक शीशे का भी जिक्र है कि शीशा भी मतलब अपने घर में कोई इनसे कह देता है, मिस्टर ब्राइट कह देता है कि भैया शीशा बहुत अच्छा है और ये वहाँ से लाया गया है, ये है वो है, पश्चिमी सभ्यता के बारे में बता देता है, तो भैया यही शीशा लगना चाहिए मेरे घर में। ये पूरा मतलब इसी के हिसाब से बताया गया है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। और पश्चिमी सभ्यता के चक्कर में पड़कर लाला मदन मोहन बड़ा फंस जाता है। ये बिना वजह अपव्यय खर्च करता है, इतने ज़्यादा संकटों में फंस जाता है ये कि ये बिल्कुल दरिद्र हो जाता है और गलत रास्तों में लग जाता है। और जब ये बिल्कुल दरिद्र हो जाता है, इसके पास पैसे नहीं रहते, तो जो भी इसके चाटुकार थे, मुंशी चुन्नीलाल, मिस्टर ब्राइट, मास्टर शंभू, जो भी इसके ये दोस्त थे, ये सब कट लेते हैं इससे, मतलब धीरे धीरे सब हट जाते हैं इससे। और जो मदन मोहन का सच्चा हितैषी मित्र होता है, कौन, ब्रजकिशोर, वो ही इसको गलत राह से सीधे रास्ते पे लाता है, इसका साथ देता है अंत तक। तब इसको एहसास होता है कि मेरा सच्चा मित्र लाला ब्रजकिशोर ही है। ठीक है, बस इतना ही बहुत है इसके लिए। परीक्षा गुरु, प्रकाशन वर्ष 1882, लेखक लाला श्रीनिवास दास, पहला किसने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, पात्र ये हैं और छोटी सी विषय वस्तु मैंने आपको बता दी है, इसके ये विषय हैं। ठीक है, एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है हमें कि ये क्या थे, पश्चिमी सभ्यता के ऊपर बेहद मोहित थे। ठीक है, चलिए बस हम क्या कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क, हम फालतू के झंझटों में पड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, चलिए गोदान। गोदान आपको पता है प्रेमचंद जी का बहुत बहुत बेहतरीन उपन्यास है, महाकाव्य की भूमिका में इसको रखा गया है। 1936 इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, और इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो इसके हमारे प्रमुख पात्र हैं, होरी है। ठीक है, गोदान का नायक है ये होरी। ठीक है, प्रमुख पात्र है धनिया, हीरा और शोभा। हीरा और शोभा, पहले हम पुरुष पात्र ले लेते हैं। भाई हैं, गोबर होरी का पुत्र है, भोला होरी के गांव से मिले पूर्वे का ग्वाला झुनिया का पिता है, राय साहब अमरपाल सिंह जमींदार है, प्रोफेसर मेहता यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र अध्यापक हैं, मिस्टर खन्ना बैंक के मैनेजर और शंकर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं,
श्याम बिहारी तरवा वकील एवं बीमा कंपनी के एजेंट हैं। मिर्जा खुर्शीद लखनऊ में जूते की दुकान दिल्लगीबाज व्यक्ति हैं। पंडित ओमकार नाथ बिजली पत्र के संपादक पंडित दाता दीन वेतारी गांव के प्रमुख व्यक्ति हैं, माता दीन के पिता। ठीक है। झिंगुरी सिंह गांव के ठाकुर महाजन। नौखेराम जमींदार के कारकुन। पटेश्वरी गांव का पटवारी। मंगल शाह गांव का सबसे धनी व्यक्ति। गंडा सिंह थानेदार। माता दीन दाता दीन का पुत्र। और स्त्री पात्र कौन कौन सी हैं? धनिया होरी की पत्नी, उपन्यास की नायिका। ठीक है। मालती पेशे से बच्चों की डॉक्टर, मेहता के प्रति आकृष्ट। गोविंदी खन्ना मिस्टर खन्ना की पत्नी, मेहता की नज़र में आदर्श स्त्री। जुनिया भोला की विधवा पुत्री, गोबर की प्रेमिका पत्नी। सरोज मालती की बहन। सोना रूपा होरी की 2 पुत्रियां हैं। सिलिया माता दीन की प्रेमिका, जाति से ये हीन है। दुलारी सहुआइन दुकान करती है, ब्याज पर पैसे देती है और होरी से हंसी दिल लगी करता है। नौहारी झुनिया की सुतीली माँ। गोदान के जितने भी ये पात्र मैंने आपको बताए सब बिल्कुल आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके विषय क्या हो जाएंगे? कृषक समस्या का आदृत महाकाव्य है ये। ऋण की समस्या, किसान का शोषण, जमींदारों की फिजूल खर्ची, पुलिस का अत्याचार, संयुक्त परिवार का विघटन, जाति प्रथा की विडंबना, नारी संबंधी विचारों पर प्रकाश। ठीक है। चलिए मैं आपको बहुत छोटी सी इसकी कथा वस्तु बहुत छोटे से एकदम से बता देती हूँ 2 मिनट के अंदर। ठीक है। देखिए गोदान में 2 कथाएं साथ साथ चलती हैं। एक ग्रामीण जीवन की कथा और दूसरी नागरिक जीवन की कथा, यानी कि ग्रामीण उसकी। ठीक है। जमींदार रायसाम अमरपाल सिंह दोनों कथाओं के सेतु हैं। प्रेमचंद ने किसानों के शोषण के साथ साथ जमींदारों की फिजूल खर्ची, पुलिस के अत्याचार, जाति प्रथा आदि संबंधों पर प्रकाश डाला है। ठीक है। गोदान के प्रमुख पात्र मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है। होरी इस उपन्यास का नायक है और धनिया नायिका है। उपन्यास में उस समय का चित्रण है जब भारत में जमींदारी प्रथा थी, किंतु अब जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो चुका है, अतः उन परिस्थितियों की कल्पना वर्तमान पीढ़ी नहीं कर सकती। ठीक है। होरी की एकमात्र अभिलाषा एक गाय लेने की है, गोदान, यानी कि एक गाय को लेने की है। गौ की इच्छा ही है उसकी पूरी। गाय उसके लिए सजीव संपत्ति के साथ साथ प्रतिष्ठा की भी सूचक है। जैसे तैसे उसने भोला से एक गाय उधार ले भी ली, पर होरी के भाई हीरा ने ईर्ष्यावश गाय को जहर देकर मार डाला और होरी पर विपत्तियों का पहाड़ ही टूट गया। कैसी विडंबना है कि किसान एक छोटी सी इच्छा को पूरी नहीं कर पाता। इसी गाय के कारण उसके पुत्र गोबर और भोला की विधवा पुत्री झुनिया का प्रेम हुआ। उसे समाज का कोप भाजन बनना पड़ा, पुलिस को रिश्वत देनी पड़ी, कर्ज लेना पड़ा, हीरा के परिवार का लालन पोषण भी करना पड़ा, भोला की खरी खोटी भी सुननी पड़ी। किसान से मजदूर बना होरी अंत में अपनी परिश्रमशीलता के चलते मरणासन स्थिति में घर लाया गया और धर्म के ठेकेदार उसकी पत्नी धरिया से अपेक्षा करते हैं कि यह होरी का अंतिम समय है। इनका परलोक तभी सुधरेगा जब इससे गोदान करा दिया जाएगा। जिस गाय, अब आप सोच सकते हो, जिस गाय को रखने की अभिलाषा होरी जीते जी पूरी नहीं कर सकता, उसी गाय का उससे दान मांगा जा रहा है। यह विडंबना नहीं तो और क्या है। ठीक है। किसान के जीवन की इसी ट्रेजेडी को गोदान में बहुत ही सटीक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। ठीक है जी। चलिए आज के लिए बस इतना ही बहुत है और मैं अगले वीडियो में आपको अगले सिलेबस की कराऊंगी। चलिए छोटे छोटे वीडियो बनाती हूँ बहुत, और आप मेरा साथ दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।